Hi, good afternoon to all of you. Welcome to Hindu Newspaper Analysis. Let's start the day with an important article in the Hindu edition. The very first article is Supreme Court will examine what just a moment. Yeah, Supreme Court will examine if governor actions subvert federalism. Right. तो इस आर्टिकल में कहा गया है क्या केरला गवर्नमेंट ने एक पिटीशन डाला है कि गवर्नर जो है वो बहुत सारे क्रूशियल बिल पे बैठे जैसे कोई भी एक्ट बनाने से पहले क्या होता है बिल पास किया जाता है बिल के ऊपर फिर एसेंट मिलता है और फाइनली जब उस पर एसेंट लगता है देन इट फाइनली बिकम एन एक्ट और फिर वो एक लॉ बन जाता है तो कह रहे हैं कि क्या है बहुत सारा जो बिल है वो पेंडिंग है बिकॉज इवेंचुअली क्या होता है जो बिल दिया जाता है स्टेट में गवर्नर को साइन करने के लिए गवर्नर उसको क्या करता है ही रिफर इट टू द प्रेसिडेंट फॉर इट्स रिकंसिडरेशन और उसके अंदर कोई टाइम लाइन नहीं है मतलब ऐसा कोई टाइम लाइन मेंशन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो दो दो साल तक पेंडिंग रह जाते हैं बिकॉज दैट इज रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इवन दे हैव नो डिस्क्रिशन एंटायरली डिपेंड ऑन द एड एंड एडवाइस द सेंटर तो इसके ऊपर काफी अटकलियां बहुत टाइम से लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा यार दिस इज अ सैड स्टेट अफेयर्स कि इसमें देखना होगा कि कैसे इसको हम फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसको मरने नहीं दे इन द सेंस कि इस पे मतलब कुछ एक्शन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट तो देखते हैं अपन अभी कि गवर्नर ऑफ द स्टेट का क्या रोल है ठीक है तो सबसे पहले गवर्नर ऑफ द स्टेट जो होता है इज द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया जैसे क्या होता है हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ना सेंटर में प्रेसिडेंट हाईएस्ट ऑफिस है सिमिलरली स्टेट के अंदर जो हाईएस्ट ऑफिस होता है स्टेट का ये किसके पास है गवर्नर के पास जो ऑफिस है गवर्नर का हैज बीन एनवर्साइज्ड एज हैविंग डुअल रोल दो तरह का रोल होता है एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का ठीक है जिसको टाइटलर हेड भी बोलते हैं है ना टाइटलर हेड क्यों कहते हैं जैसे आपने जैसे यूनियन में भी हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है प्रेसिडेंट को मियरली टाइटलर हेड ही बोलते हैं क्योंकि जो रियल फंक्शन होता है जो रियल एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है वो किसके पास होता है प्राइम मिनिस्टर के पास होता है ना इसलिए क्या है इनको टाइटलर हेड ही बोलते हैं सिमिलरली जो गवर्नर होते हैं स्टेट में दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड और टाइटलर हेड ठीक है एंड ही इज ऑल्सो एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंट किया हुआ रहता है ये गवर्नर तो गवर्नर जो है वो देखते हैं कि स्टेट के अंदर जो मशीनरी है जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है और पैरेलली क्या करते हैं दे रिपोर्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये हो गया गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 153 से लेके 167 में जो पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है वो उसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बताते हैं ठीक है स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बताते हैं और उसके अंदर ही गवर्नर के बारे में बताया कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसा होता है गवर्नर बनने की क्या क्वालिफिकेशन चाहिए व्हाट आर द पावर ऑफ द गवर्नर एंड व्हाट आर द फंक्शन दे परफॉर्म एंड द अदर एक्टिविटी रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट ठीक है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसके अंदर मेंशन्ड है जो प्रोसेस है देखो वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है पास्ट ईयर में जो प्रोसेस है ना अपॉइंटमेंट का ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये बेस्ड है एक कैनेडियन मॉडल पे ठीक है तो पूछेगी जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर का ये कहाँ से ड्रॉ किया गया जैसे हमारे जो संविधान है उसको कहते हैं कि इट्स अ पैच वर्क बट अ ब्यूटीफुल पैच वर्क यानी हमने बहुत सारे देशों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है और सब में से क्या है सबकी अच्छी चीजें यहाँ पे लाके हमने फिर अपने हिसाब से उसको मोल्ड करके हमारा संविधान बनाया है ऐसा कहा जाता है तो एक ऐसा फ्रेज कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पैच वर्क बट ब्यूटीफुल पैच वर्क तो जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये किस मॉडल पे बेस्ड है इट इज बेस्ड ऑन द कनाडा तो एक डायरेक्टली पूछेंगे जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर का स्टेट में ये कहाँ से हमने लिया है वी ड्रॉ इट फ्रॉम द कैनेडियन मॉडल बाय द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कनाडा से हमने क्या है ठीक है और गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है तो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर बीइंग अपॉइंटेड बाय द सेंटर द गवर्नर ऑफ द स्टेट एक्ट एज अ नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ये हमने बता दिया आपको भी है ना ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है ना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है दिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन इसके बारे में भी हमने देखा ना आर्टिकल 153 से 167 के बीच बार ये जो है आर्टिकल इसके अंदर बताया हुआ है स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में और बहुत सारे प्रोविजन है जिसके बारे में बताया है कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसा होगा व्हाट आर द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ गवर्नर व्हाट आर द पावर ऑफ अ गवर्नर व्हाट फंक्शन दे परफॉर्म इन अदर एस्पेक्ट रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट ठीक है तो ये जो ऑफिस है गवर्नर का ये क्या है एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है
एंड इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल और सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये सबॉर्डिनेट नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रहा है इसका मतलब है कि ये सबॉर्डिनेट है। सबॉर्डिनेट नहीं है, रादर दे आर जस्ट द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये दे आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। तो यूजुअली अ गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर, हर स्टेट के लिए यूजुअली क्या होता है, एक गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। पर एक अमेंडमेंट एक्ट है, याद रखेंगे आप, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, विच जो आया था 1956 में। इसमें कहते हैं कि एक आदमी जो है, द सेम पर्सन ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट। दैट क्या कहता है ये आर्टिकल, ये कहता है, ये अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि द सेम पर्सन, यूजुअली क्या होता है, यूजुअली क्राइटेरिया, यूजुअली ऐसा ही होता है कि हर स्टेट के लिए एक गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। पर एक ऐसा प्रोविजन भी है जो सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था 1956 से, कि जो सेम पर्सन है, मतलब एक ही इंसान को, ही कैन बी अपॉइंटेड, ही कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ, he can be appointed as governor for टू और मोर स्टेट्स। ठीक है, टू और मोर स्टेट। तो जो सेम पर्सन है, यूजुअली तो क्राइटेरिया ऐसा है कि गवर्नर जो है वो एक ही स्टेट के अपॉइंट होते हैं, लेकिन ऐसा भी केस है, अगर पूछा जाए कि किस अमेंडमेंट एक्ट से ऐसा आया कि जो सेम पर्सन है उनको हम दो या दो से ज्यादा स्टेट के गवर्नर भी अपॉइंट कर सकते हैं, तो इट इज थ्रू सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। एक और क्वेश्चन क्या आया, हमने देखा कि जो गवर्नर होते हैं, ये जो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहाँ से लिया है हमने ये, सो वी ड्रीव इट फ्रॉम कैनेडियन मॉडल, है ना, यानी कनाडा से आया है। ठीक है, कैनेडियन मॉडल। अब देखो क्वालिफिकेशन क्या है, तो गवर्नर, गवर्नर ऑफ द स्टेट के लिए सिर्फ भारतीय संविधान में दो ही क्वालिफिकेशन बताया गया है। फॉर एनी पर्सन टू बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन टू क्वालिफिकेशन। सबसे पहला, वो भारत के नागरिक होने चाहिए, और उनका जो एज है वो 35 ईयर्स का, मतलब ही शुड हैव कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ईयर्स। So only two criteria are there. First, he should be a citizen of India, and the second one, he should have completed the age of 35 years. Only these two qualifications. बस यही qualification लिखा हुआ है संविधान में कि appointment of a person as a governor of the state, he should have been a he should be a citizen of India, and he should have completed the age of 35 years. तो दिस इज अबाउट द क्वालिफिकेशन। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है आपको कि सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में एक इंपॉर्टेंट कमीशन बनाया गया था, और दो चार नाम दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है, सरकारिया कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन। सेंटर स्टेट रिलेशन मतलब जो केंद्र है और जो क्या है, जो केंद्र यानी सेंटर, सेंटर और स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन होगा, उसके ऊपर एक कमीशन है जिसने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए। तो इस कमीशन ने एक और सुझाव दिए कि सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कैसे होना चाहिए, तो ये सरकारिया कमीशन है। तो सरकारिया कमीशन आपको याद रखना है, सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर अगर पूछा जाए, इस कमीशन ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिया। डायरेक्टली ऐसा कोई पूछा जा सकता है कि अ वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द सेंटर स्टेट रिलेशन विच गिव द रिकमेंडेशन। तो आपको क्या लिखना है उसमें, आपको करना है उसमें सरकारिया कमीशन। ठीक है। तो सरकारी कमीशन ने कहा कि, इसने बोला कि आपने बस सिंपली दो ही क्राइटेरिया रखा है उनके क्वालिफिकेशन के लिए, तो आपको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। दैट ही शुड बी एन इमिनेंट इन सम वॉक ऑफ लाइफ, ही शुड बी अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। ये सरकारिया कमीशन का ही रिकमेंडेशन है। कहा कि आप किसी को भी जो गवर्नर बना रहे हैं वो उस स्टेट के नहीं होने चाहिए। मान लो कि पंजाब के जो गवर्नर बनाए जा रहे हैं वो पंजाब स्टेट से बिलोंग नहीं करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर उनका जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें उनका से हो जाएगा, और माइट बी ही इज बायस्ड। दैट्स वाई ये प्रोविजन दिया गया सरकारी कमीशन से। तो जनरली ये फॉलो भी किया जाता है कन्वेंशन से, है ना, कि यूजुअली क्या है, सेम स्टेट के जो होते हैं सिटीजन, मतलब जिस स्टेट के होते हैं, जो जो भी इंसान जिस स्टेट का होता है उसको उस स्टेट का गवर्नर नहीं बनाया जाता। Then he should be a detached figure and not too intimately connected with the local politics of the person, state. He should be a person who has participated, who has not actively participated in politics in recent past. मतलब अभी रिसेंट टाइम में वो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। ऐसा ये इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था सरकारी कमीशन ने। इसमें से कई सारे सुझाव माने भी गए हैं। ठीक है, सरकारी कमीशन के जो ओथ होता है, अब ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट को ओथ कौन दिलाता है। तो वो जिस स्टेट के भी गवर्नर होंगे वहां का जो कंसर्न हाई कोर्ट है, उसका चीफ जस्टिस जो होते हैं वो उनको क्या दिलाते हैं, उनको ओथ दिलाते हैं, है ना। तो गवर्नर को ओथ कौन दिलाते हैं भाई, गवर्नर को ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, है ना।
मतलब जिस भी स्टेट के बनेंगे, जैसे पंजाब के बनेंगे तो पंजाब के क्या है, जो चीफ जस्टिस होंगे वहां के हाई कोर्ट के, वो क्या है, वो गवर्नर को ओथ दिलाएंगे। ठीक है। और अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो सीनियर मोस्ट जो जज होंगे उस कोर्ट के अवेलेबल, ही विल एडमिनिस्टर द ओथ टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है। अब ये ओथ में अपने यही कहते हैं कि मैं संविधान का प्रिजर्व करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, एंड आई विल डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। आई डिवोट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बींग ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। दीज आर द ओथ। लेकिन बेसिकली क्या है, हमें ये जानना है कि जो गवर्नर होते हैं उनको ओथ कौन दिलाता है। तो ही इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द ओथ इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। और इन केस चीफ जस्टिस इज नॉट प्रेजेंट देयर, देन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट कोर्ट अवेलेबल विल एडमिनिस्टर द ओथ टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है। अभी जो इमाउलमेंट्स और अलाउंसेस होते हैं गवर्नर का, दैट कैन नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस व्हेन द सेम पर्सन, एक अभी हमने देखा था ना, एक कौन से अमेंडमेंट एक्ट था, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। इसमें क्या कहा गया, एक आदमी जो है वो दो या दो से ज्यादा स्टेट के भी गवर्नर बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो एक इसमें ये आता है कि मान लो अब दो या दो से ज्यादा स्टेट के अगर गवर्नर बने तो उनका जो इमाउलमेंट और अलाउंस होगा, क्या वो क्या मतलब वो कैसे मिलेगा उनको। तो मान लो कि एक आदमी है जो दो स्टेट का गवर्नर है ना, मान लो कि वो बिहार का भी गवर्नर है और वो वही सेम आदमी यूपी के भी गवर्नर है। तो इनकी जो सैलरी होगी ना वो दोनों स्टेट शेयर करेंगे। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इक्वली शेयर करेंगे, ऐसे प्रपोर्शन में शेयर करेंगे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन करेंगे। ठीक है। तो कैसे करेंगे, इन सच प्रपोर्शन एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि जब सेम पर्सन अपॉइंटेड होंगे एज द गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट, द इमाउलमेंट्स एंड अलाउंसेस पेबल टू हिम आर शेयर्ड बाय द स्टेट इन सच ए प्रोपोर्शन एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो करंट सैलरी है गवर्नर स्टेट का, दैट इज अराउंड 3.5 लाख पर मंथ। नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बस एक इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको। ये याद रखिए आप, जो टर्म है ना गवर्नर का, ये 5 सालों के लिए होता है। जनरली 5 साल के लिए होता है, लेकिन ये 5 साल जो है ये कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है। इसके लिए एक टर्म लिखा जाता है विच इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होता है। ठीक है। यूजुअली कहा जाता है कि 5 साल के लिए होता है जब वो ऑफिस में आते हैं, लेकिन ये जो टर्म है ना, इट इज सब्जेक्ट टू द डॉक्ट्रिन ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट को अगर लगेगा कि गवर्नर इज नॉट फिट टू रन स्टेट तो वो उसको हटा भी सकते हैं। और तो प्रेसिडेंट जो है वो सोल पावर होता है यहाँ पे। इसलिए जो गवर्नर का टर्म है, यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। ही कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड दिस टर्म ऑफ 5 ईयर until his or successor assume charges. He she is eligible, रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, मतलब वापिस से वो भी गवर्नर बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार गवर्नर बन गए किसी स्टेट का तो अब नहीं बन सकते, बन सकते उस भी स्टेट के लिए बन सकते हैं जहां पे बने थे, और अलग स्टेट में भी बन सकते हैं। रेजिग्नेशन लिखना है इनको तो सिंपल सी बात है, इनको रेजिग्नेशन जो है वो लिखना पड़ेगा किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, है ना, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ही इनका जो टर्म होता है दैट रन ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो अल्टीमेटली when the governor of the state want to resign, he can resign at any time by addressing a resignation letter to the president of India. तो ये हमने गवर्नर के बारे में पढ़ा। अभी जो इस आर्टिकल में जो मेन चीज हम देख रहे थे वो था आर्टिकल, एक आर्टिकल है 200, आर्टिकल 200। इस आर्टिकल के थ्रू गवर्नर के पास ये पावर है कि ही कैन इधर गिव, जो बिल गया उसके, जो जैसे एक देखो एक प्रोसेस होता है, लॉ बनाना होता है तो कोई किसी भी चीज पे एक बिल पास करते हैं। बिल मतलब कि एज इन की कितने लोगों की सहमति है, बिल पास करते हैं, बिल लेके आते हैं। फिर बिल जो है, बिल एक्ट कब बनता है, जब उसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाता है, एसेंट मिल जाता है, देन फाइनली इट बिकम एन एक्ट, फिर वो लॉ बन जाता है। फिर वो मान लो किसी स्टेट में लॉ आया, फिर स्टेट से वो सब्सिक्वेंटली पूरे इंडिया, मतलब जनरली देखो क्या होता है कि जो ऐसा है कि एक बिल पास किया जाता है, फिर बिल एक्ट बनता है प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद, फिर मान लो वो यूनियन गवर्नमेंट वो लॉ लेके आती है, फिर वो सब्सिक्वेंटली हर स्टेट में धीरे धीरे वो लॉ, हर स्टेट उसको क्या करता है, फॉर्मुलेट करता है, वो अपने हिसाब से थोड़ी चीजों को उसको चेंजेस करता है, और फाइनली हर स्टेट में इस तरह से लॉ इम्प्लीमेंट कराया जाता है। ठीक है। तो वी विल रब दिस पोर्शन एंड तो आर्टिकल 200 क्या कहता है भाई, आर्टिकल 200 जो है ये गवर्नर को पावर देता है कि इधर ही कैन ग्रांट एसेंट टू द बिल, ये बिल को डायरेक्ट अपना एसेंट दे दे तो वही एक्ट बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है कि ये विथहोल्ड कर सकता है ना,
ही कैन विथ होल्ड एसेंट, बोलेगा रुक जाओ अभी देखते हैं ना, एक्ट एकदम इंस्टेंटली नहीं देता एसेंट। और या तो क्या कर सकता है ये, कुछ केसेस में ही कैन रिजर्व द बिल। तो मतलब इनके पास तीन चीजें हैं, या तो ही विल गिव हिज एसेंट टू द बिल, एसेंट दे देगा तो डायरेक्टली एक्ट बन गया, काम ही खत्म हो गया। या वो रोक सकता है, वो विथहोल्ड करके रख देगा, बोलेगा रुक जाओ देखते हैं अभी क्या हो सकता है, या नहीं पास करेगा बिल को, एक्ट नहीं बनने देगा। या रादर ही कैन रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रादर कुछ बिल उसको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है, या जो भी लगता है कि इसके अंदर हमें और रेफरल लेना चाहिए, तो ही कैन रिजर्व दैट बिल फॉर द प्रेसिडेंट। कुछ केसेस में ऐसा होता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद प्रेसिडेंट जो है, या तो प्रेसिडेंट अप्रूवल दे देते हैं, या नहीं देते हैं, या कह देते हैं वापस भेज देते हैं, बोलते हैं कि जो भी स्टेट लेजिस्लेचर जो है जो लॉ बनाने की कोशिश कर रहा है, आप उनको फिर से बोलिए कि जो वो बना रहे हैं उसको रिकंसिडर करें। उसके बाद फिर वो फाइनली एक्ट बन जाता है। तो ये एक आर्टिकल है, इसमें ये बेसिकली कहा जा रहा है कि जो गवर्नर ये जो तीसरा वाला जो यूज करते हैं ना अपने पावर का, एसेंट दे देते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या विथहोल्ड करते हैं तो मान लो बिल के बहुत सारे केसेस में पेंडिंग हो जाता है, पास नहीं हो पाता है। लेकिन ये वाला जो क्लॉज है ना, विच इज द रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन सम केसेस, इसमें क्या होता है, इसमें कोई टाइम लाइन नहीं है ना, टाइम लाइन नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत सारे बिल जो है वो एक एक दो दो साल तक पेंडिंग रह जाते हैं। तो यही केरला गवर्नमेंट ने पिटीशन उठाया है। ठीक है, देखो ये क्या आर्टिकल 201, इट स्टेट दैट व्हेन अ बिल इज रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट में एसेंट यानी प्रेसिडेंट या तो एसेंट दे सकता है या विथहोल्ड एसेंट फ्रॉम द बिल। द प्रेसिडेंट में ऑल्सो डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू द हाउस और हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट फॉर कंसिडरेशन। वही मैं बता रहा था अभी कि 200 जो आर्टिकल है इसमें गवर्नर के पास तीन पावर है, या तो वो एसेंट ग्रांट कर सकता है बिल को, या विथहोल्ड कर सकता है, या तीसरे केस में रिजर्व कर सकता है बिल फॉर द प्रेसिडेंट इन सम केसेस। इसी के ऊपर मुद्दा है कि इस केस में क्या है भाई, इसमें कोई टाइम लाइन नहीं है जिसकी वजह से बहुत टाइम लग जाता है। तो इस पे पिटीशन डाला है कि सुप्रीम कोर्ट को कि इसमें कुछ क्या सरकार कुछ स्पीडी एक्शन दिखाए। ठीक है। अब ये देखिए, एक ये आशियान है, आशियान है ना, आशियान इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म याद करने की जरूरत है। क्या है ये? इट इज एसोसिएशन ऑफ, या इट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ, इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है। तो जयशंकर साहब जो हमारे क्या है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर, उन्होंने कहा है कि जो आसियान कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आसियान के ऊपर क्या चीजें हैं, व्हाट इज आसियान। तो आसियान जो है ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1967 को इन बैंकॉक। तो कहते हैं कि थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू आसियान वाज फाउंड इन द ईयर 1967, 8 अगस्त को, इसलिए 8 अगस्त को आसियान डे के नाम से मनाया जाता है बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कंट्रीज ऑफ इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर एंड फिलीपींस। भारत इसका पार्ट नहीं है ना, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है इंडिया और आसियान कंट्री के बीच में। और आसियान जो ग्रुप है, इसका इंडियन फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, ट्रेड, इसके मामले में हमसे आसियान काफी इंपॉर्टेंट। और दूसरा क्या है कि ये हमारे मोटा मोटी बहुत सारे नेबरिंग कंट्री है, तो हमें क्या है इनके साथ एक अच्छा क्या है रिश्ता बना के रखना है, ताकि हमारी सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, चाइना का डोमिनेंस ना बन पाए इतना ज्यादा। और दूसरा ट्रेड भी है, कल्चरल टाइज भी है कुछ, है ना। तो इसको मद्देनजर रखते हुए भारत के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये। आसियान में कितने मेंबर है? 10 मेंबर है। एंड इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। ये याद रखना है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। आसियान को याद रखने के लिए क्या तरीका है? आईपीएल तो देखते होगे, आपको पता ही होगा, इंडियन प्रीमियर लीग चलता है। आईपीएल मान लो आप देखते हो टीवी में, आईपीएल टीवी, एक ब्रेंडम मक्कलम साहब है ना, क्रिकेट खेलते हैं। ब्रेंडम मक्कलम साहब ने क्या किया, एक सेंचुरी मार दी। सो ही स्कोर्ड अ मैग्निफिशेंट सेंचुरी। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आईपीएल टीवी, आईपीएल टीवी ये पूरा भी लिख सकते हो आप, मैंने
ब्रेंडम मक्कलम है ना, ब्रेंडम मक्कलम न्यूजीलैंड के क्रिकेट प्लेयर है। देखो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, क्रिकेट देखते होगे तो आपको पता है, इसलिए मैंने इस हिसाब से बना दिया है। तो आईपीएल देखते हैं अपन टीवी में, और ब्रेंडम मक्कलम साहब एक न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, उन्होंने भैया सेंचुरी लगा दी। सो ही स्कोर्ड, स्कोर्ड का इनिशियल एस, ब्रेंडम मक्कलम का बी इनिशियल, इनके नाम का इनिशियल बी, मक्कलम के नाम का इनिशियल एम, स्कोर्ड का एस, स्कोर्ड अ मैग्निफिशिएंट सेंचुरी है ना, मैग्निफिशिएंट सेंचुरी ऐसा मैंने याद किया। तो एम का इनिशियल हो गया एम, एंड सेंचुरी का सी, सबका फर्स्ट लेटर। ठीक है। तो आईपीएल टीवी ब्रेंडम मकलम, अब ये मेंबर याद करना है, कभी यही याद करके रह जाओ आप कि आईपीएल टीवी ब्रेंडम मकलम स्कोर्ड मैग्निफिकेंट सेंचुरी। तो आई से क्या हो गया, आई से हो गया हमारा इंडोनेशिया, हमारा नहीं मतलब दुनिया का, हमारा तो इंडिया है ना, तो इंडोनेशिया। देन पी इज फॉर फिलीपींस, पी क्या है भाई, पी है फिलीपींस। ठीक है। एल क्या है, एल इज लाओस, है ना लाओस। लाओस के बाद क्या है, टी इज आईपीएल टीवी, टी से कोई कंट्री नजर आ रहा है, यस टी इज थाईलैंड। देन वी इज वियतनाम, बी से क्या है भाई, ब्रूनी। एम इज म्यांमार। देन एस, एस क्या है, एस से हमारा सिंगापुर। देन अगेन एम, ठीक है म्यांमार हो गया। देन मलेशिया, एंड फाइनली सी, सी इज फॉर कंबोडिया। कंबोडिया हो गए 10 कंट्री। देखो कितना आसान है याद करना। कैसे याद करोगे, आईपीएल देखते हैं, आईपीएल है ना, इंडियन प्रीमियर लीग चलता है, आईपीएल देखते हैं अपन टीवी पे। ठीक है। और ब्रेंडम मकलम, ब्रेंडम मकलम, ब्रेंडम मकलम का बी इनिशियल, मकलम का एम इनिशियल, स्कोर्ड का एस इनिशियल, मैग्निफिशेंट सेंचुरी, मैग्निफिशेंट का एम, सेंचुरी का सी। अब आई से इंडोनेशिया, देन वी हैव फिलीपींस, एल इज लाओस, टी इज थाईलैंड, वी इज वियतनाम, बी इज ब्रूनी, एम म्यांमार, एस सिंगापुर, देन मलेशिया एंड कंबोडिया। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इससे साथ इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला हमने क्या देखा कि ये बना कब, 8 अगस्त 1967 को थ्रू बैंकॉक, बैंकॉक में बना। तो इट इज फॉर्म थ्रू अ बैंकॉक डिक्लेरेशन, थाईलैंड। ठीक है। और आसियान का स्टैब्लिशमेंट हुआ ये कब कब हुआ भाई, 1967 में। ठीक है। थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। आसियान में कितने मेंबर, इस इंडिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया इसका बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, लार्जर फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हमने साइन किया हुआ है। ठीक है। फ्री ट्रेड से क्या होता है, इससे क्या होता है, बहुत सारा टैरिफ ट्रेड बैरियर नहीं लगता है, जिसकी वजह से गुड्स का जो मूवमेंट है एक कंट्री से दूसरे में वो थोड़ा आसान हो जाता है। मान लो हमने बहुत सारे बैरियर और चेक पॉइंट लगा दिए, तो हर जगह पे बहुत सारी चेकिंग हुई, उससे क्या होगा, इट विल टू टाइम, और एक रिलेशन भी बढ़िया नहीं बन पाएगा। तो बाकी जो सेफ्टी मेजर लिया जाता है, लेकिन एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और बाकी चीजें हैं, बताऊंगा मैं आपको भी। तो मेंबर याद करने के लिए कितने मेंबर है, आसियान में 10 मेंबर है, उनको याद करने के लिए आईपीएल देखो, है ना, आईपीएल किस पे देखते हैं अपन, टीवी पे देखते हैं। और ब्रेंडलम मक्कलम जी हैं जो मैग्निफिसेंट सेंचुरी मारते हैं। सो आई इज इंडोनेशिया, पी इज फिलीपींस, देन लाओस, टी इज थाईलैंड, वी इज वियतनाम, देन बी इज ब्रूनी, एम इज म्यांमार, एस इज सिंगापुर, एंड एम इज मलेशिया, एंड फाइनली सी इज कंबोडिया। तो दिस इज अबाउट आसियान मेंबर। आशियान डे कब मनाते हैं? देखो 3 सवाल मैंने डाले हैं इसमें जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। हर 8 अगस्त को हर साल हम क्या मनाते हैं, आशियान डे मनाते हैं। 2021 का लिखा हुआ है, अभी मान लो 2023 में मनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 55th हो जाएगा कब हमारा, 2022 में। 56 2023 में, 57th हो जाएगा हमारा अभी आने वाला जो है 2024। इसमें क्या मनाएंगे हम, 57th आशियान डे मनाएंगे। ठीक है। हर साल कब मनाते हैं हम, 8 अगस्त को, 8 अगस्त आने वाला है अभी। आसियान का चार्टर है, ये 15 अगस्त 2008 को आया था। एंड इट सर्व एज अ फर्म फाउंडेशन अचीविंग द आसियान कम्युनिटी बाय प्रोवाइडिंग लीगल स्टेटस। आसियान का मोटो क्या है, मोटो है विजन एक होगा सबका, एक ही पहचान होगी, और वन कम्युनिटी होगा। एक समुदाय, एक पहचान, और एक विजन, है ना। वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी इज द मोटो ऑफ आसियान। आसियान बना कभी 1967 में, 8 अगस्त को थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है। और अभी आसियान का 57th क्या होने वाला है, आसियान डे। आसियान का मेंबर याद करने के लिए आईपीएल देखो, कहाँ देखोगे, टीवी पे। क्या देखा आपने, ब्रेंडम मक्कलम जो है न्यूजीलैंड के, इन्होंने भैया स्कोर्ड मैग्निफिशेंट सेंचुरी लगा दी। आई से क्या हो गया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रूनी, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया एंड कंबोडिया। दीज आर द 10 मेंबर ऑफ द आसियान।
ठीक है। इंडिया आसियान को रिलेशन को देखते हैं तो भारत जो है कॉन्सियसली इट्स वर्किंग विद आसियान टुवर्ड अ विजन ऑफ एन ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक इन टैंडम विद इनिशिएटिव सच एज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। भारत जो है एक एक सागर करके एक है, उसको कहते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, है ना। ये मोदी जी एक ये टर्मिनोलॉजी लेके आए थे कि सबका सिक्योरिटी भी होना चाहिए, जो भी लोग हैं कहाँ पे, जो इंडो पैसिफिक वाले रीजन में है और हमारे नेबर है, जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। तो इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और सबका ग्रोथ भी होना है। तो एक जो टर्म है उसको कहते हैं सागर। सागर क्या है भाई? इट्स सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो भी उस रीजन में है सबका ग्रोथ हो। तो इंडिया began formal engagement with ASEAN in 1992 and subsequently as a dialogue partner in 1996। तो ये कुछ रिलेशन है इंडिया आसियान के बीच में। फिर भारत सरकार, भारत ने बहुत सारे फंड भी बनाए वहां पे, जैसे आसियान इंडिया कॉपरेशन फंड बनाया, आसियान इंडिया ग्रीन फंड बनाया, साइंस टेक को प्रमोट करने के लिए एक साइंस टेक पे फंड बनाया, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ग्रीन फंड बनाया। तो हम बहुत सारा काम वहाँ करते रहते हैं, क्योंकि क्या है, और मैंने आपको क्या बताया, इंडिया जो है इट्स अ फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ आसियान, ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ आसियान, ठीक है। क्या है? फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ आसियान। अब एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, है ना। रॉयल बरियल वुंड्स ऑफ मून्स ऑफ असम, याद रखेंगे आप, क्या है? रॉयल बरियल मून्स ऑफ असम। ये जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया है। और भारत की तरफ से ये क्या है? इट इज द 43rd साइट, याद रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। इंडिया में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 43, ठीक है। ये असम में है, ठीक है। असम में है, ये देखो लिखा है ना, चारादेव मैदान 700 साल पुराना मॉन्ड है, ब्यूरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी। असम में एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था अहोम। It is was added to the UNESCO World Heritage List on Friday, making them 43rd property from India to be included in prestigious index। अभी रिसेंटली क्या हुआ था? अभी रिसेंटली 46th सेशन हुआ था, ये भी याद रखना है, 46th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, WHC, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का 46th सेवन, ये दिल्ली में ही हुआ था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी सेशन में अनाउंस किया गया। 46 सेशन किसका हुआ था? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, जो दिल्ली में ही हुआ था। इसमें अनाउंस किया गया कि भारत की तरफ से जो रॉयल बिरियल बरियल मूव्स है असम का, इट विल बी एडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। और ये 43rd प्रॉपर्टी होगी भारत से, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जिसको टैग किया गया, ठीक है। तो देखते हैं, देखो ये वही है, Moedans of Assam, the owned burial system of the Ahom dynasty, है ना। डायनेस्टी पूछने मान लो, अहोम डायनेस्टी, इसको इंक्लूड किया गया, 43rd साइट है। यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे टूरिज्म और कल्चर के कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी 26 जुलाई को। एंड द डिसीजन टू इंक्लूड द मोदाम ऑफ असम वाज टेकन एट द 46th सेशन ऑफ द यूनेस्को, का फुल फॉर्म भी जानना है आपको, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। कहाँ पे हुआ? दिल्ली के अंदर। और ये थर्ड साइट है असम से, है ना। एक पहले ही यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये असम से क्या है? तीसरा साइट है जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगर देखें तो कितना है, सबसे ज्यादा, ये भी एक नंबर याद कर लो आप, सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस कंट्री के पास है? इटली के पास, है ना। इटली के पास कितना भाई? इटली के पहले, इटली और चाइना में दोनों बराबर ही नंबर था, 55-55, लेकिन अभी इटली सरपासेस चाइना इन द नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इटली के पास दुनिया में सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कितना है? 59। इटली के बाद चाइना है। भारत भी है 6वें नंबर पे, जल्दी ही हम आगे आएंगे इनसे। तो भारत के पास कितने साइट है? 43rd, 43 साइट है भारत के पास, है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हमारे अजंता है, इलोरा है ना, ताजमहल है, आगरा, कुछ एग्जांपल मैंने दिया है, जो दीज वर द फर्स्ट इंडियन साइट टू बी इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट इन 1983 ओनली, ठीक है। जो सबसे पहले जिन साइट्स को इंक्लूड किया गया। अब देखो कितना है? 43rd,
43 है। इसमें भी एक क्राइटेरिया होता है, कुछ कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कुछ नेचुरल है। कल्चरल का वाली कैटेगरी में 35 है, नेचुरल वाली में 7 है। एक ही है जो बिल्कुल अलग है, जो है मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी मिक्स्ड इन द सेंस की जो कल्चरल भी है और नेचुरल भी है। ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा है ना, याद रखना, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है, कंचनजंगा जो है वो है मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। ठीक है। बाकी जितने भी हैं क्या है, कल्चरल वाले 35 है, नेचुरल वाले 7 है, और एक मिक्स्ड है जिसमें जो हाइब्रिड है, मतलब इसमें कल्चरल और नेचुरल दोनों है, विच इज कंचनजंगा। ठीक है। अभी जो रिसेंटली जो जो इंक्लूड हुए, तो 41st में शांति निकेतन है, वेस्ट बंगाल का। इट वाज एन एजुकेशनल हब बेसिकली फाउंडेड बाय नोबल लैटरेट लॉटरेट किस रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है। फिर होयसाला टेम्पल है कर्नाटका के अंदर। इसमें 3 टेम्पल था, बेलूर, हेलीबीड और सोमनाथपुरा का। इन तीनों को भी इंक्लूड किया गया था अभी रिसेंटली। और जो वेरी रिसेंट है, विच इज मोइदाम ऑफ असम। ठीक है, जिसे अहोम डायनेस्टी ने बनाया था। इट्स ए मोड ब्यूरियल सिस्टम which is of the Ahom dynasty Assam, ये 43rd site to be added to the UNESCO World Heritage List। पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन था भारत से? ये है आगरा फोर्ट। याद रखना, पहला कौन सा था? आगरा फोर्ट। इसको लाल किला भी कहते हैं, आगरा के अंदर है ये इट वाज टैग्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 1983। ठीक है, 1983 में और क्या हुआ था? भारत वर्ल्ड कप जीता था, है ना, भारत का पहला वर्ल्ड कप कपिल देव जी के टाइम पे। तो 1983 ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहला वर्ल्ड कप जीते अपन, और पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आ गया अपने पास, आगरा फोर्ट। तो ऐसे ही को रिलेट करके याद करना होता है, तो बहुत सारी चीजें याद रह जाती है। फिर कौन सा स्टेट है भारत में जिसपे सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो अभी महाराष्ट्र है, उसमें 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है। अब एक ये आर्टिकल था, न्यू पुश इन द बे ऑफ बंगाल। तो भारत ने अभी रिसेंटली सेकेंड बिम्स्टेक जो है, इसकी फॉरेन मीटिंग सबमिट कराई दिल्ली में इस महीने। आप देखते हैं अपन बिम्स्टेक क्या है। और एक ग्रुपिंग है सार्क, है ना, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। लेकिन इस ग्रुप का पार्ट पाकिस्तान भी है, जिसकी वजह से क्या है, ये ग्रुप अभी फॉर्मली अब इस ग्रुप को इतना ज्यादा देखा नहीं जा रहा, और भारत सरकार इसको ध्यान नहीं दे रही है। तो एज एन इम्पोर्टेंट ग्रुप बिम्स्टेक है। सबसे पहले बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जानने की जरूरत है, क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक। तो इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार जो है वो उसका क्या पोजीशन होगा, दिल्ली एज इन सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पोजीशन होगा, जो दो जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं और साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री, उनके साथ हमारे कैसे रिश्ते होंगे, और हम कैसे बे ऑफ बंगाल रीजन में मल्टीलैटरली इंगेज करेंगे, अपनी सिक्योरिटी को देखेंगे, अपने इकोनॉमिक एस्पेक्ट को बढ़ाएंगे। फिर और क्या है, बहुत सारी चीजों पे हमें पार्टनरशिप करेंगे, जिससे क्या होगा, जैसे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिशिंग एरिया है, कैसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट से बचेंगे और उनको भी साथ में लेके चलेंगे, ये इंटेंट है। तो हाउ वी गोना एक्सेल इन एग्रीकल्चर, मैरीटाइम, ट्रांसपोर्ट। तो दीज आर द थिंग विच आर टॉक्ड इन द आर्टिकल अबाउट। तो हम देखते हैं बिम्स्टेक के बारे में। तो सबसे पहला क्या है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल, है ना, बीओबी, है ना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। ये पहला हो गया बे ऑफ बंगाल। आई इज इनिशिएटिव, इनिशिएटिव फॉर। एमएस इज, एमएस महेंद्र सिंह धोनी नहीं, मल्टी लैटरल, मल्टी सेक्टोरल रादर, सॉरी, मल्टी सेक्टोरल। ठीक है। सो इट इज बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म हो गया, क्या हो गया फुल फॉर्म बिम्स्टेक का? इट्स बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये एक रीजनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टीलैटरल मतलब जिसमें मोर देन टू, है ना। देखो, एक तो होता है यूनिलैटरल यानी वन, बायलैटरल मतलब जिसमें दो दो कंट्री इन्वॉल्व है, दो या दो से ज्यादा कंट्री जिसमें इन्वॉल्व रहती है, मोर देन टू, उसमें मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया एडजेसेंट एरिया उसको कवर करता है। तो इसमें क्या है, इसमें 7 मेंबर है। इनको याद करने के लिए क्या है, बिम्स्टेक, बस इतना याद रखना, बिम्स्टेक जो है उसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, बिम्स्टेक भूलना नहीं, भूलना नहीं। ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं। तो बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक से याद हो जाएगा, भूलना का बी ले लो और इसका एन ले लो। बी से क्या है, बी से है बांग्लादेश। आई से इंडिया भी है हमारा। एम से हमारे पास क्या है, अभी देखते हैं, एम से म्यांमार है। ठीक है। तो 5 तो साउथ एशिया से है। तो ये यहीं से याद हो जाएगा क्या, बांग्लादेश, इंडिया, देन वी हैव म्यांमार,
देन यहाँ से हो गया श्रीलंका, ठीक है। यहाँ चार यहाँ से याद कर लिया आपने, ये थाईलैंड हो गया यहाँ पे, और भूटान, भूलना नहीं का बी ले लो भूटान, और एन हो गया नेपाल, ठीक है। तो बिम्स्टेक भूलना नहीं, भूलने का बी ले लो यानी भूटान, एन इज नेपाल। बिम्स्टेक में क्या क्या हो गया, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, देन श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है ना, देखा ना हमने, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, लास्ट बाद में म्यांमार को जोड़ा गया। तो जो बिम्स्टेक है ये 1997 में बना थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है। इनिशियली इसमें चार ही मेंबर थे, इसका नाम था पहले बिस्ट ईसी, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, बाद में म्यांमार को इंक्लूड किया गया। फिर नेपाल और भूटान आए 2004 में, तब ये बन गया बिम्स्टेक। भूलना नहीं, ठीक है, याद रखना है, बिम्स्टेक को भूलना नहीं है, बिम्स्टेक भूलना नहीं। भारत भी इसका क्या है, और मतलब मेंबर है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बिम्स्टेक भूलना नहीं कैसे याद रखोगे, बी भारत नहीं, बी से हो गया बांग्लादेश, देन इंडिया, देन म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ये तो पांच यहीं से हो गया। और दो के लिए भूलना नहीं, भूटान एंड नेपाल, बाद में आए भूटान नेपाल 2004 में। तो फाइनली द ग्रुपिंग वाज चेंज टू बिम्स्टेक, विच इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। तो अब ये इसमें दिखाया गया, देखो ये मैंने एक आपके लिए एक टेबल बनाया है, बांग्लादेश ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, भूटान इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहा है। तो सबने सब जगह पे अलग अलग चीजों को लेके क्या है, एक ग्रुपिंग बनाई गई है, और इससे बेसिकली हम क्या करेंगे, कोलैबोरेशन बढ़ाएंगे, ताकि और फोकस करेंगे कि एग्रीकल्चर पे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे श्रीलंका में किडनी डिजीज यानी उसका बहुत सारा ट्रांसप्लांट होता है, ट्रांसप्लांट थोड़ा इजी है, तो वहां भी लोग जाके जो है अपना क्या करते हैं। तो एक मेडिकल कहते हैं, एक मेडिकल टूरिज्म भी कहा जाता है, एक नया टर्मिनोलॉजी है। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में कंपैरेटिवली बाहर देशों की तुलना में मेडिकल थोड़ा सस्ता है और इफेक्टिव है, तो बहुत सारे लोग अरब कंट्री से इंडिया भी आते हैं। तो मेडिकल टूरिज्म से उससे भी काफी हमारा इकोनॉमी बूस्ट करता है, पैसे आते हैं। और तो बाकी इन सब चीजों को, बाकी नारकोटिक्स ड्रग्स वाला जो मुद्दा है वो भी चेक करना है हमें, कि जो ड्रग का सप्लाई हो रहा है, जैसे बांग्लादेश से कहते हैं कि काफी सप्लाई होता है तीस्ता बॉर्डर के थ्रू, जो तीस्ता वाला जो तीस्ता नदी है प्रोजेक्ट, मतलब उस इलाके से। तो ऐसा कहते हैं कि इन सब चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो this is all from the Hindu edition today. Thank you everyone for joining. We'll meet day after day. Thank you.